नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मंथन में आज हम बात करेंगे आरक्षण पर रार, वैक्सीन वाला वार। आरक्षण को लेकर तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव में वार पलटवार का दौर रोज देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यह वार पलटवार शुरू हुआ। पीएम ने तेलंगाना में कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं, मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दूंगा। इसके बाद से एक तरीके से हंगामा मचा हुआ है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत में आरक्षण जो शुरुआत से ही संविधान का बार बार अपमान किया, और पीएम ने यह भी याद दिलाया कि कैसे इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। तो बात आरक्षण की, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के अपमान की और इंदिरा गांधी के आपातकाल की। लाखों लोगों को जेल में डाला, ये भी उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने उसी पद चिन्हों पर, इंदिरा जी के पद चिन्हों पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। वही कांग्रेस पार्टी ने कमर कसते हुए बीजेपी और संघ पर निशाना साधा। और इस बीच उत्तर प्रदेश में जो चुनावी प्रचार है, वार पलटवार है, उसमें उसको एक नया टोन दिया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। वो मैनपुरी में अपनी पत्नी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर, जो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वैक्सीन के मुद्दे को भी चुनाव में उतार दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, आपको पता है ना, सच सामने आ गया। उन्होंने चुटकी भी ली और बड़े सवाल भी खड़े किए। मंथन में आज इसी पर हम बात करेंगे। इतना अंदर तक मुद्दा हो गया है क्या? क्योंकि आज आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री, आरक्षित वर्ग से आने वाले, दलित वर्ग से आने वाले असीम अरुण, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उनको दिल्ली बुलाकर एक दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, या उन्होंने की, और उसमें ये बताया गया कि कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार संविधान बदला, कितनी बार संविधान को चोट पहुंचाई। फिर जयराम रमेश ने कहा कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं देश को। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में हुई, कांग्रेस मुख्यालय में, और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी झूठ फैला रहे हैं अंबेडकर और कांग्रेस के रिश्तों के बारे में। और जयराम रमेश ने अंबेडकर के वे बयान, वे बातें, वे कोड एक अंग्रेजी पुस्तक के माध्यम को जो तर्जुमा करके उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के निर्णयों की, नीतियों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी। प्रधानमंत्री के बयान पलटवार, वार पलटवार और आरक्षण के बीच बहुत सारे नेता और खासतौर पर बीजेपी के दलित नेता अब इस बात की सफाई दे रहे हैं कि आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। गुमराह कर रही है कांग्रेस और इंडिया वाला गठबंधन। इन सब के आरक्षण और संविधान खत्म करने के आरोपों प्रत्यारोपों के बीच देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची रामलला के दर्शन करने। शाम को उनकी तस्वीरें भगवान की आरती करते हुए मीडिया में बहुत प्रमुखता से दिखाई गई। विपक्ष को इसमें भी राजनीति दिख रही है, विपक्ष इसमें भी राजनीति देखने लगा है। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। राष्ट्रपति और जो संवैधानिक पद हैं उनको राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसमें राजनीति देख रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है इस यात्रा को लेकर। लेकिन भाई, कोई भी रामलला के दर्शन कर सकता है, कभी भी कर सकता है, इसको किसी मुद्दे से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन विपक्ष है, चुनाव है, कुछ भी कहीं भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसको एक राजनीतिक तरीके से भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो कुछ घटता है वो बताना हमारी मजबूरी है और ज़रूरी भी है। तो एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि आरक्षण पर जो रार है, वो वैक्सीन पर जो प्रहार या वैक्सीन वाला जो वार है, वो किस तरीके से इस चुनाव में चल रहा है। ये दो बड़े मुद्दों पर रिपोर्ट देखिए। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जो कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे ही चुनाव होते हैं, विषय आरक्षण रफ्तार पकड़ लेता है।
कभी जातिगत जनगणना को लेकर के, तो कभी SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर के। आरक्षण कहीं न कहीं आ ही जाता है। अब दो मुद्दे जो बेहद सुर्खियां बटोर रहे हैं, पहला आरक्षण का और दूसरा वैक्सीन का। वैक्सीनेशन जो आरक्षण से बेहद अलग टॉपिक है और आपको भी लग रहा होगा, लेकिन जब कोई बात भाषणों में एक बार नहीं बल्कि कई बार इस्तेमाल की जाती है, तो फिर राजनीतिक गलियों में पूरा विपक्षी खेमा राशन पानी के साथ सत्ता पक्ष पर हावी हो जाता है। बात यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन की कर रहे हैं। वैक्सीन से हार्ट अटैक होने की जो बात सामने आई, उसके बाद सभी दलों ने पीएम को घेरना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा है, सुन लेते हैं। ये लोग हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा रहे थे और जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। हमें लगता बहुत कम लोग होंगे जो हमारे जैसा फैसला लिए होंगे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमारे जैसे कम ही बचे होंगे, तो डॉक्टर ने मना की होगी तो एक तो हमने नहीं लगवाई। अब तो बात खुल गई ना, और सोचिए कंपनी को क्या कहना पड़ गया। कंपनी ने खुद हाई कोर्ट में कहा कि हाँ, इस वैक्सीन के बाद लोगों का हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं। अब सोचिए जिनके घर में सर्टिफिकेट होंगे, जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट आप लोगों ने रखे हुए हैं, उसको देख करके आप वोट किसको डालोगे? आप बताओ। अब बात आरक्षण की कर लेते हैं। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही SC, ST, OBC के आरक्षण को धर्म के आधार पर मुस्लिम वर्ग को ना देने की बात कही, तो इस पर पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया और संविधान को बदलने और संशोधन करने की बात होने लगी। यूपी से राज्य मंत्री असीम अरुण ने क्या कहा, सुनिए। एक नवीनतम उदाहरण, कांग्रेस को ऐसा मौका नहीं मिलने वाला क्योंकि सब इस खेल को समझ चुके हैं। कश्मीर से धारा 370 को जब हटाया गया, अनुच्छेद 370 को हटाया गया, इसका एक बहुत सुखद परिणाम हुआ कि आरक्षण जो लागू नहीं हो रहा था कश्मीर में 370 के वजह से, वो आज वहां पे लागू हुआ है। कांग्रेस ने फिर एक बात कही है कि हम 370 को वापस लेकर के आएंगे। इसका मतलब कश्मीर में जो अनुसूचित जाति जनजाति के बहनों भाइयों को न्याय मिलना शुरू हुआ है, उस पर वापस जाने वाले हैं, आरक्षण को समाप्त करने की व्यवस्था करने वाले हैं। ऐसा कांग्रेस ने अपने आप कहा है धारा 370 खत्म करके। आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी जोर दिया, और जो एक वीडियो काट पीट के आपने चलता हुआ देखा होगा, दक्षिण के राज्यों ने, कर्नाटक ने, अविभाजित आंध्र प्रदेश ने ऐसी कुछ असंवैधानिक परिवर्तन करने की कोशिश की है, जिसमें कि जो अनुसूचित जाति जनजाति और OBC का आरक्षण था, उसमें से कुछ अंश निकाल के मुस्लिम समाज को देने की कोशिश की। पीएम के तल्ख अंदाज के बयान में सीधा सीधा कांग्रेस पर हमला था। इस पर कांग्रेस ने बिना विलंब किए चुनावी पिच पर बैटिंग करते हुए बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस महासचिव हैं, इनको भी सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये 50% सीमा लगाई है और कुछ राज्यों में आरक्षण 50% को पार कर दिया है। हम चाहते हैं कि संविधान में संशोधन हो ताकि अलग राज्यों में 50% की सीमा जो पार हो चुका है उसको एक कानूनी दर्जा मिले। आज अगर आप देखें, तमिलनाडु का एकमात्र राज्य है जिसका आरक्षण कुल मिलाकर 69% है और वो 9th शेड्यूल में है, यानी कि उस पर कोई कोर्ट की ओर से उसकी समीक्षा नहीं हो सकती। वो 9th शेड्यूल की परिभाषा है। पर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सभी राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के लिए जो आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट ने 50% सीमा तय कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री से सीधा सवाल करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जो बार बार इस न्याय पत्र को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, तो तोड़ मरोड़ कर जो बातें इस न्याय पत्र में नहीं है
उसका जिक्र कर रहे हैं, मैं उसी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो 50% सीमा लगाया गया है, क्या उसको हटाएंगे या नहीं? खैर, बयानों की आपसी तनातनी चलती रहेगी और ये तब तक चलती रहेगी जब तक चुनाव नहीं हो जाती। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे, मुद्दा बदल जाएगा। इसे जीत का एजेंडा कहें या फिर बेवजह करार, या सिर्फ किसी तरह से अपना उल्लू सीधा करने का तरीका। सवाल तो ये है कि जिस कुर्सी के लिए बेशुमार तख्ता पलट किए जा रहे हैं, आखिर वो कुर्सी किसकी है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कुल मिलाकर ये मसला क्या है? आरक्षण का मसला तो है, लेकिन वैक्सीन वाला वार भी अब चुनावों में देखने को मिल रहा है और वार पलटवार का जो खेल है ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आरक्षण, मुझे लग तो रहा था 2-4 दिन से कि ये मुद्दा बहुत नीचे तक जा रहा है, लेकिन इतना नीचे तक जाएगा और इस डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी को लगातार अपने लोगों को लगाना पड़ेगा, सारी रणनीति झोंकनी पड़ेगी, ऐसी उम्मीद कम ही थी। आज एक मुद्दा और चर्चा में है, उस मुद्दे पर आज चर्चा बनती थी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि पहले और दूसरे चरण का इस देश में जो चुनाव हुआ है, उसके 11 दिन बाद भारत निर्वाचन आयोग ने फाइनल जो मत प्रतिशत दिया है, उसमें मतदान वाले दिन या शाम कह लीजिए, उसमें और 11 दिन बाद दिए मत प्रतिशत में 6% का अंतर है। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है कि भाई, जिस देश में डिजिटल इंडिया काबिज हो, डिजिटल इंडिया के नाम से हम इस देश में बहुत फख्र करते हैं, वो जहां जिस देश में 543 लोकसभा की सीटें उनका परिणाम एक दिन में आ जाता हो, उस देश में 190 लोकसभा सीटों के चुनाव का मत प्रतिशत आने में 11 दिन लग गए। चुनाव आयोग ने 11 दिन लगा दिए और तर्क ये दे रहे कि बफरिंग हो रही थी। कौन सा डिजिटल इंडिया है भाई? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 11 दिनों तक मत प्रतिशत नहीं दे पाएंगे तो फिर कैसे? ये तो फिर जब मत पत्रों से वोटिंग होती थी तब भी 3 दिन में परिणाम आते थे और 2 दिन में, अगले दिन सुबह तक मत प्रतिशत फीसद कितने पड़ा कहाँ मिल जाता था। और इस पूरे जो मत प्रतिशत या जो आंकड़ा जारी किया है भारत निर्वाचन आयोग ने, उसमें एक बात बहुत संदेह पैदा कर रही है कि भारत निर्वाचन आयोग ये नहीं बता पा रहा है कि कितने वोट कहाँ पड़े, वो सीधे डायरेक्ट मत प्रतिशत बता रहा है। ये संभव ही नहीं, दुनिया का कोई गणितज्ञ इस गणित को समझ ही नहीं पाएगा, कोई इस गणित को समझ ही नहीं सकता कि जब आंकड़ा नहीं तो प्रतिशत कहां से आएगा। ये बड़ा मौजूद सवाल है। इस महत्वपूर्ण चर्चा के बीच में इस पर भी हम बीच में चर्चा करेंगे, लेकिन आज कोर मुद्दे यही हैं कि जो आरक्षण का मसला है, जो आरक्षण वाला पूरा जो रार चल रही है, आरक्षण की रार है, और वैक्सीन पर का जो वार है या वैक्सीन वाला वार है, ये 2 कोर मुद्दे हैं। हमारे साथ मेहमानों का परिचय करा दूं। मेहमान जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता दिल्ली के जुड़ गए हैं। तमजीद अहमद कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी सचिन सरोहा समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और आलोक भदौरिया, इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, वो भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत भदौरिया जी। और पूरे सभी पैनल का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। खेमचंद शर्मा जी के पास मुझे जाना होगा मूल विषय को लेकर। बाकी जो हमने विषय ऐड किया है तत्कालिक रूप से, मुझे लगा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए, बाकी अलग से डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अगर कुछ विशेष समय ज़्यादा बचेगा तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मूल जो हमारा आज विषय है वो यही है कि आरक्षण की रार है। खेमचंद शर्मा जी, आरक्षण को लेकर इतनी सफाई बीजेपी को क्यों देनी पड़ रही है? लगातार बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है
नीचे तक एक नैरेटिव सेट कर रहा है विपक्ष कि भाई आप लोग आरक्षण को खत्म करने वाले हैं, संविधान को खत्म करने वाले हैं, बाबा साहब के हक व हकूक जो उन्होंने दिया है कमजोर वर्गों के लिए वो खत्म करेंगे। ये बात कहाँ से आई, किसको सपना आया कि आप लोग ये खत्म कर रहे हैं? शर्मा जी नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो 10 साल काम किया, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर उन्होंने काम किया, तो विपक्ष पूरी तरीके से भयभीत हो गया और उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। ना उनके पास नेता था, ना नीति थी, ना रोड मैप था, उनकी नीयत भी खराब थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, चलो ठीक है, समाज में विघटन पैदा करते हैं, भाई से भाई को लड़ाते हैं, जाति से जाति को लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाते हैं। और उन्होंने उसी के तहत रिजर्वेशन पे अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर मेजोरिटी में आ गई या 400 पार कर लिया तो रिजर्वेशन को हटा देगी और SC/ST का रिजर्वेशन हटा देगी, OBC का रिजर्वेशन हटा देगी। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो हमारे जो काम है उसके साथ साथ और हमारा जो रोड मैप उसके साथ साथ हमें विपक्ष का जो अफवाह है, इनका जो प्रोपेगेंडा है, उसको डिफ्यूज करने के लिए अपनी बात रखनी पड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी ने सच्चाई बताई कि रिजर्वेशन के खिलाफ तो कांग्रेस है। कांग्रेस 370 को फिर से लगाना चाहती है जम्मू कश्मीर। हम सब जानते हैं कि 370 की वजह से वहां पे SC/ST को, OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। आज 370 हटाए तो जम्मू कश्मीर में भी रिजर्वेशन मिला है। हम सब जानते हैं कर्नाटक में जो धर्म के आधार पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने साफ साफ लिखा कि धर्म के आधार पे भारत में रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में OBC वर्ग में सभी मुसलमानों को डाल दिया। तो OBC वर्ग का इन्होंने हक मारने की कोशिश की, हक मारा और वही प्लान इनका पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने का है। कांग्रेस बार बार अपने सोकॉल न्याय पत्र में लिखती है माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, ये सबकी बातें नहीं करती, हम सबकी बातें करते हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि हम ये काम माइनॉरिटी के लिए करेंगे, मेजोरिटी के लिए करेंगे। हमने सबके लिए, हमने कहा कि हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाए, 3 करोड़ बहनों को और बनाएंगे। तो अब ये नहीं कहा हमने कि हम मेजोरिटी को बनाएंगे, हिंदू को बनाएंगे, मुसलमान को बनाएंगे, सिख को बनाएंगे, हम सबको बनाएंगे। जो हम कहते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हम 0 बिल पे ले आएंगे। ठीक है शर्मा जी, मैं लौटूंगा चूंकि मैं चाहता हूं कि सारे लोग चर्चा में शामिल हो जाए। शर्मा जी मैं लौटूंगा आपके पास, चौधरी सचिन के पास जाऊंगा, लेकिन तमजीद अहमद से सवाल बनता है। तमजीद अहमद, बात तो ये ठीक कर रहे हैं, अगर आप लोग नीचे तक चीज़ों को लेकर जाएंगे, इस तरीके से गुमराह करेंगे, ये कह रहे हैं कि जो धारा 370 अगर दोबारा आप लोग आए सत्ता में उसको ले आएंगे तो वहाँ पर जो अनुसूचित वर्ग के लोगों को, जो शोषित वर्ग के लोगों को आरक्षण अब मिलने लगा है कश्मीर में, वो अपने आप वो विशेष जो धारा है उसकी वजह से वो फिर हट जाएगा। तो आरक्षण हटाने वाला कौन, आरक्षण को लूटने वाला कौन, आरक्षण को हड़पने वाला कौन? प्रधानमंत्री आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तमजीद भाई देखिए, एक बात समझिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक अफवाह का तंत्र बन चुका है, अफवाह फैलाने का तंत्र बन चुका है, इनके पास सच बोलने का कोई साहस नहीं है, ना तो सच का ये सामना कर सकते हैं। कहाँ की बात ये कहाँ लेके पहुंच गए। एक बात बताइए, इस देश के अंदर अब आरक्षण कहाँ रह गया? जब सरकारी नौकरियां ही खत्म हो गई तो आरक्षण रह कहाँ गया? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो इन्होंने किया था, उसमें इन्होंने माना, इनकी सरकार ने, कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती थे उसमें OBC की हकमारी की गई है। आज तक वो हक उनको नहीं मिला हुआ है, बल्कि अलबत्ता जब OBC वर्ग के लोग इको गार्डन में जाके धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको लाठियां बजाई जाती है उनके ऊपर। ये क्या बात कर रहे हैं समझ रहे हैं बैठ के। फिर इनके नेता हेगड़े और लल्लू सिंह जी खुद बयान देते हैं कि भैया अगर 400 सीट दे देंगे तो संविधान की हत्या कर देंगे, बाबा साहब के लिखे गए संविधान को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है 400 सीट दीजिए। शंका कब पैदा होती है कि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब ऐसे नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई भी नहीं करती है, उनको बाकायदा बयान भी जारी करते हैं। तमजीद भाई, गृह मंत्री कह चुके हैं कि हम नहीं खत्म करेंगे, 2 बार हम बहुमत में आए हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो आरक्षण खत्म करेगा मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। फिर कौन से लल्लू सिंह ये क्या बेचते हैं? नहीं, उन पे कार्रवाई की क्या की? चलिए खिलाफ है तो लल्लू सिंह जी के ऊपर कार्रवाई करके दिखला दे, हेगड़े के ऊपर कार्रवाई कर देना। ये ऐसे बयान भाई, चुनाव में प्रत्याशियों की जरूरत है, आपकी पार्टी से प्रत्याशी वो ले रहे हैं और आपका तो अपनी प्रत्याशी हटा दें, वो क्या बात कर रहे हो आप लोग? प्रधानमंत्री जी की बात पे लोगों को भरोसा है तो उन्होंने तो 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, लाख रुपए देने का वादा किया था, नहीं दिया। किसानों की आय दुगनी करने को कहा था, नहीं किया। किसानों के MSP देने का वादा किया था, नहीं किया। आप आरक्षण पे रहो, आज आरक्षण पे रहो तमजीद भाई, आज आरक्षण पे रहो। क्या आरक्षण क्या तमजीद भाई, क्या आरक्षण आपके लिए बड़ा अहम मुद्दा है? जो
आरक्षण आपके लिए इतना अहम मुद्दा है जो आप बीजेपी कह रहे झूठ फैला रहे हो? देखिए, आरक्षण तो एक ऐसी चीज है कि उसको कोई खत्म ही नहीं कर सकता है। बाबा लिखे गए संविधान की अगर ये कितना भी कोशिश करें, आज से नहीं है, पिछले 30-40 साल से कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब के लिखे गए संविधान को खत्म कर दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। अब तो इन्होंने खुल के बोलना शुरू कर अरे दिया। आप जब मान रहे हो कि कोई खत्म नहीं कर सकता तो पब्लिक को ये क्यों बता रहे हो कि बीजेपी खत्म कर देगी? समझिए, एक बात समझिए। हाँ। देखिए, मुझे आपकी रिटर्न वॉइस नहीं मिल रही है साफ, इस वजह से मैं मुझे आपका सवाल नहीं सुनाई पड़ रहा। लेकिन एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश के संविधान और उसकी संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ कर रही है। अभी आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मैं आपको बधाई भी देता हूं कि चुनाव आयोग 11 दिन बाद डाटा दे रहा है कि 6% वोट बढ़ गया। और कहां से बढ़ गया, क्यों ऐसा हो रहा है, आप समझिए। इस संविधान की हत्या ही है, आप समझिए। जिस तरीके से चुनाव आयोग में इन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्त करने का जो नियम कानून बाबा साहब ने लिखा था उसको इन्होंने बदल दिया। ठीक है, आज 11 दिन बाद 6% वोट बढ़ा हुआ, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया पूरे देश। चर्चा करूंगा, इस मुद्दे पर भी चर्चा करूंगा। तमजीद भाई, मैं रोक रहा हूं आपको, चौधरी सचिन सरोहा को ले लेता हूं। चौधरी साहब, ये आरक्षण का मुद्दा, आपके नेता भी उत्तर प्रदेश की हर सभा में कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, आपका हक मार देंगे, आरक्षण छीन लेंगे। ये सब पूरा इंडिया गठबंधन तय करके ये पूरा झूठ फैला रहा है क्या? नहीं, इसमें झूठ कहाँ है, इसमें झूठ कहाँ है? ये आप देखिएगा कि हर एक विभाग को ये प्राइवेट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे हवाई जहाज हो, चाहे टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो, पानी के जहाज वाला डिपार्टमेंट जिसमें लाखों भर्तियां होती थी, और अन्य बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनको ये लोग प्राइवेट कर दिया और कुछ को करने जा रहे हैं। तो जब विभाग प्राइवेट हो जाएंगे तो क्या आप मानते हैं कि वहां आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी? वहां आरक्षण मिलेगा किसी को? नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये प्री प्लान है इनका कि ये धीरे धीरे इन नीतियों के माध्यम से आरक्षण को खत्म करने की ओर है। जबकि समाजवादी पार्टी और ये इंडिया गठबंधन किसी भी हाल में संविधान की रक्षा करने का काम हम लोग इस देश की महान जनता के सहयोग से करेंगे। इस देश की जनता अब इन झूठिस्तान के बादशाहों को समझ चुकी है, इनके झूठ से वो अब अवगत है। इन लोगों ने 10 साल तक किस तरीके से झूठ पे झूठ बोल के गुमराह करने का काम किया, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, अब इनकी ठीक है। मैं भदौरिया जी को चर्चा में शामिल करता हूं। आलोक भदौरिया जी, ये मैं लगातार देख रहा हूं, हम लोग इस पर एक बार पहले भी चर्चा कर चुके, लेकिन आज मुझे लगा कि फिर इस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आज मैं जयराम रमेश को सुन रहा था, वो उन बातों को का जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री सभाओं में झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने अंबेडकर का किस तरह अपमान किया। उन्होंने एक पुस्तक का जो अंग्रेजी में लिखी उसका हवाला देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि उन अंशों को, उन तथ्यों को रखा सामने जिनमें अंबेडकर जी ने बहुत भूरी प्रशंसा की है, कांग्रेस पार्टी की तमाम नीतियों की प्रशंसा की है, तमाम कार्यक्रमों की प्रशंसा की है। लेकिन ये आरक्षण को लेकर एक अजीब तरीके का ये माहौल बन गया है चुनाव के बीच में, और एक जंग छिड़ी हुई है आलोक जी। और लगातार बीजेपी के लोग सामने आकर, उत्तर प्रदेश के मंत्री को दिल्ली बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, बहुत सारे विजुअल आपने अभी देखे, उनको भी लोग इस तरीके से जोड़ रहे हैं। तो क्या आरक्षण दिक्कत पैदा कर रहा है क्या सत्ताधारी दल के लिए? धन्यवाद दुर्गेन जी, आपने जो विषय उठाया बहुत अच्छा उठाया, और सबसे बड़ा, मैं उनकी बात से ज्यादा सबसे पर जाने से पहले मैं उसमें जाना चाहूंगा, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पे आपकी जो टिप्पणी मुझे बेहद अच्छी लगी, साफ टिप्पणी थी। क्योंकि उस चुनाव आयोग का क्या करें जो चुनाव आयोग 10 दिन तक अपनी गिनती नहीं कर पाता, उसको 10 दिन तक ये नहीं पता चलता कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोट पड़े। तो ऐसे चुनाव आयोग से अगर सीटें तो फिर 400 क्या 500 भी आ सकती हैं। और आपको मालूम है कि वोटों का जो गणित होता है हार जीत का, संसदीय लोकतंत्र की सबसे खूबी ये है कि एक वोट से भी हार जीत का अंतर होता है। और अभी जो थोड़े से वोट जो प्रतिशत घटे हैं या बढ़े हैं, जो भी है, क्योंकि हमारे पास अगर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको क्या कोई सपना देखा था जो आपने परसेंटेज निकाल दिया?
आखिर ये कौन सा चिराग है जिससे आपने जलाया और अलादीन ने आपको बता दिया कि इतने परसेंटेज है? क्या आपको ये नहीं लगता कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है इसका आप मजाक बना रहे हैं? पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मजाक बना रहे हैं। अब सवाल आता है दूसरा, यहीं पे आपके दूसरे सवालों के जवाब की नींव रखी जाती है। जब चुनाव आयोग जब मजाक बनाने निकल जाता है परंपराओं का, तो ऐसी स्थिति में आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भी इससे बचे हुए नहीं हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो तमाम बातें कहते हैं और उसकी जो साख है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसका जो इकबाल है, वो घटता चला जा रहा है, निरंतर घटता चला जा रहा है। तीसरी बात, आपने जो एक आरक्षण वाली जो बात की है, आरक्षण वाली बात बहुत प्रमुख है क्योंकि इन्हीं के लोगों ने ही कहा था कि 400 सीटें चाहिए और 400 सीटें क्यों चाहिए। आप मेरे को ये बताइए, जब 303 सीटें लाकर आप धारा 370 आप हटा सकते हैं, 54A हटा सकते हैं, आप नोटबंदी कर सकते हैं, सब कुछ तो कर सकते हैं। नोटबंदी में तो 303 भी नहीं थी आपके, आपने वो भी काम कर लिया। और जहां तक संविधान में बदलाव की बात है, तो संविधान में बदलाव के लिए आपको राज्य विधानसभाओं से भी उसकी संस्तुति लेनी पड़ती है। वहां भी आपके पास एक अच्छा खासा एक आंकड़ा है वो कि आपको 9 से ज्यादा आपको विधानसभाओं से वो लेनी पड़ेगी, तो वो आप ले भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 400 का आंकड़ा क्या है? अब यही बात समझ में आती है कि 400 का आंकड़ा क्यों है बहुत महत्वपूर्ण। इसी देश में 22 जनवरी को देखा गया कि इस देश में जो लोग सनातनी हैं, बड़े सब धर्म कर्म वाले लोग रहते हैं, 140 करोड़ में से हिंदी पट्टी में बहुत ज्यादा सब धर्म कर्म को मानते हैं, और धर्म कर्म की जो सबसे ऊंची कुर्सी में बैठे हुए हैं 4 शंकराचार्य, उनका क्या हुआ 22 जनवरी को, ये पूरे देश ने देखा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संसद का अगर उद्घाटन होता है तो संसद के उद्घाटन में संविधान में क्या लिखा गया, नंबर 1 पे कौन है, राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति वहां दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। तो आपका जो एक इकबाल है ना, इकबाल खत्म हो रहा था। और तीसरी बात सबसे प्रमुख, आप जो ये चुनिंदा चैनल को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? आपको तो एक माना जाता है पूरे भारत में 140 करोड़ पूरा गोदी मीडिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि विपक्ष भी मानता है कि प्रधानमंत्री सबसे अच्छे ओरेटर है। अगर सबसे अच्छे ओरेटर हैं तो आप अपनी बात, जैसे मान लीजिए आप विपक्ष में कह रहे हैं कि विपक्ष संविधान के बारे में गलत जानकारी दे रहा है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये नहीं, मान लिया ये विपक्ष गलत जानकारी दे रहा है, तो क्यों ना एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। तो खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बताइए, ये तो हमने केवल एक चुनावी जुमला के लिए, चुनावी रैलियों में कह रहे हैं, वो चुनावी रैलियों में कह रहे हैं आलोक जी, प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं। देखिए और अब तो बीजेपी के लोग, आलोक जी थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, माफ कीजिएगा, आज तो जो उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इस देश में सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन किया, बदलाव किया, तो संविधान बदलने वाला कौन, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, आपके सवाल का जवाब ये है कि जो भारत का जो संविधान है, उस संविधान में संशोधन की व्यवस्था है और संविधान संशोधन होते रहते हैं। इस देश का सबसे बड़ा जो संविधान संशोधन हुआ वो राजीव गांधी के जमाने में हुआ था, जिस समय पंचायती राज संस्थान का अधिनियम जो संशोधन जो पास हुआ था। तो ये तो किसी भी लोकतंत्र के, किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए, वाइब्रेंट लोकतंत्र के लिए ये बड़ा जरूरी है कि वो सड़ा गला न रहे और वक्त के हिसाब से अपने में बदलाव करता आ रहे। उसमें बात गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, और होता आ रहा है। आप याद करिए वो 64वां संविधान संशोधन था पंचायती राज का, जिसने देश में राजनीति की तासीर बदल दी थी। तो ये होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि आरक्षण के बारे में आपके नेताओं के अलग अलग रवैये आते आ रहे हैं और सामने आते आ रहे हैं। अब याद करिए, मोहन भागवत जी का पुराना बयान नहीं भूल सकते जो बिहार वाले चुनाव के दौरान में दिया था आरक्षण को लेते हुए। नहीं, अब आलोक जी भागवत जी ने अपना बयान, नया बयान दिया जो कल हमने सुनाया था, वो एक नया बयान उन्होंने दे दिया कि भाई हम तो चाहते हैं कि जब तक जिसको जरूरत है तब तक उस वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है मीडिया को, पत्रकारों को भागवत जी के नए बयान पर चर्चा करनी चाहिए। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद भी ये महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, लगातार हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर बहुत मार मची है। अपने उत्तर प्रदेश में कहा था ना, गुरु मार मच गई है, तो मार मची हुई है। आप देखो कि उत्तर प्रदेश के मंत्री जी, समाज कल्याण मंत्री, दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे थे। लगातार इसी तरीके से बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। इससे पहले ब्रजलाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वहां गए। बहुत कुछ घटित हो रहा है वायुमंडल में, जो ये बताने की कोशिश हो रही है कि सत्ताधारी दल
आरक्षण का विरोधी नहीं है और होगा भी नहीं, मैं मानता भी नहीं हूं, लेकिन क्या ऐसी स्थितियां ग्राउंड लेवल पर आ गई हैं कि बीजेपी जैसे बड़े नेटवर्क को ये बताने की जरूरत पड़ रही हो और वो बार बार कुछ असहज सा नजर आ रहा है? मनोज मिश्रा भाई, बेसिकली सारा मामला वोटों का है, वोटों ध्रुवीकरण का है, वोटों का जातियों से छिन जाने का है। बड़ी अजीब सी बात है, हर 10 वर्ष पर कोई भी सरकार होती है, मैं राज्य में, देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, सभी इस बात को नंबर बढ़ चढ़ के बात करते हैं कि साहब हम रिजर्वेशन नहीं खत्म होने देंगे, ना किसी को खत्म करने देंगे। और हर 10 वर्ष पर इसका एक्सटेंशन बड़े बहुत ही प्यार से, मधुर से हो जाता है, किसी को कोई जानकारी नहीं होती, उसमें कोई बहस नहीं होती। अब चूंकि इसी रिजर्वेशन के जरिए मामला उठा, कहां से मामला उठा? 400 पार के नारे से बात आई संविधान खत्म करने की जी। बात आई साहब, संविधान खत्म होगा तो उसका असर किस जरिए में पड़ेगा? उस पर असर पड़ेगा साहब, आरक्षण खत्म होगा और वो संवैधानिक संस्थाएं खत्म की जाएंगी। ये कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष ध्रुवीकरण की राजनीति में उनके जो अपने कब्जे वाले वोट हैं बाहर नहीं चले जाएं, जिनके ये वोट हुआ करते थे परंपरागत, रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, वो उन पर वापिस चले आए, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार। दुर्गेश भाई, हम आपके चैनल पे पहले भी इस पर कई बार हम कर चुके हैं चर्चा कि मंडल कमंडल का सबसे ज्यादा अगर असर कहीं रहा तो उत्तर प्रदेश बिहार में रहा, उसका फिर थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बाकी देश राज्यों में भी रहा। लेकिन देखिए सरकारें कितनी बार आएंगी, कितनी बार गई, लगातार आती जाती रही। लेकिन 2014 का मैंडेट, 2017 का मैंडेट, उत्तर प्रदेश नजरिए से बात करूं, 2022 की सरकार रिपीट होती है, तो उन जातियों को, उन ओबीसी और एससी वर्गों को जितने भी, अब आप देखिए बीच में जो एक मुद्दा आता था, चाहे वो गुजरात की बात कर लें या फिर 370 अनुच्छेद के खत्म करने की बात होगी, तो साहब कौन किसको बढ़ा, किसको लाभ हुआ, इससे किसको लाभ होगा और हम बढ़ चढ़ के आपको रिजर्वेशन देंगे, ये बातें सभी मंच से चिल्ला चिल्ला कर रैलियों में करते हैं, उसमें कोई पार्टी छूटी नहीं हुई। लेकिन कि मैं बात कर लूं जातीय ओबीसी के नेता या मंडल के में निकल करके बिहार में लालू प्रसाद यादव, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी उसी राम को लेकर के, राम मंदिर के निर्माण को लेकर के। तो अब हो क्या रहा ना कि जैसे जैसे देखिए पहले चढ़ के आज आपने जो विषय उठाया दुर्गेश भाई, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। हम कोविशील्ड की बात करें, हम रिजर्वेशन की बात करें, हम संविधान की बात करें या हम आरक्षण की बात करें, कोविशील्ड मतलब चूंकि मैं सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली फ्लायर हूं, तो मुझे वो दिन याद है कि बिना कोविशील्ड सर्टिफिकेट के हम फ्लाइट नहीं पकड़ सकते थे, कहीं किसी संवैधानिक जगह जा नहीं सकते थे, एंट्री बंद होती थी जी। और अगर वो बनाने वाली कंपनी ये कहती कि साहब इसके खून के तबके जमते और हार्ट अटैक की रेशियो बढ़ रहे हैं, बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिस कोविड की बीमारी को खत्म करने के दावा लगा करके बड़ी बड़ी फोटोएं, आज भी अगर आप देखेंगे कोविशील्ड की इसका सर्टिफिकेट मैंने निकाला प्रिंट आउट, तो देख सकते हैं कि फोटो किसकी लगी, कितनी जिम्मेदारी से, क्या लोग ये जिम्मेदारी ले गए क्या? मुद्दे की बात मैं आपको जवाब देता हूं, जिस पर आपका सवाल था कि रिजर्वेशन को लेकर के बड़ी भ्रांतियां हैं, सभी सबको रिजर्वेशन आउट ऑफ द वे जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वही एक पहलू और भी है दुर्गेश भाई, क्या उत्तर प्रदेश हो, क्या अन्य राज्य हो, मैक्सिमम अब वो मैन पावर सप्लाई वाली एजेंसियां हर जगह काम कर रही हैं। भाई रिजर्वेशन तो चलिए जिंदा तब होगा, आप लोगों को अधिकार तब देंगे जब आप उस अधिकार को पे चलेंगे। अगर एक्सटेंशन और देखिए, एक पहले बात हुआ करती थी हमारे आपके परिवार में, साहब अगर किसी की सरकारी नौकरी लग गई तो उसकी 3 पीढ़ियां इसलिए निश्चित हो जाती थी क्योंकि ये रिटायर होंगे तो दादा होंगे, दादा की पेंशन पे पोता पढ़ने जाएगा, पेंशन का मामला खत्म है। लगातार जो सरकार में रहता है वो देता नहीं, जो विपक्ष होता है वो पेंशन दिलाने की बात करता है। यही स्थिति रिजर्वेशन को लेके। अरे आप अगर सरकार में आपको सब कुछ करना, आप क्यों नहीं बिल लेके आते हैं? और रही बात बिल को लेकर के, बिल के लिए 272, जैसा भी हमारे पूर्व में जो भी मतलब बात कर रहे थे, मैं उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। भाई 400 पार का आंकड़ा सरकार बनाने के लिए नहीं, सरकार का आंकड़ा 272 का है। अब ऑलरेडी आप अपने गठबंधन साथ 320 में है, अधिकतर राज्यों में आपकी सरकारें हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा ये चुनाव है,
हम आप 1 जून के बाद और 4 जून के बाद ये बातें, ये सारी चीजें, क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या इंडिया क्या एनडीए, बहुत कुछ बोलते हुए ठीक और है। फिर कूड़ेदान में डालते हुए नजर आएंगे, फिर अगले चुनाव में उसको उठाकर देखते हुए आएंगे, क्योंकि बाकी दिन जो बचता है उसमें हम क्यों नहीं करते इस पर चर्चा। ठीक बात है, ठीक बात है, जी। ठीक बात है। मैं मनोज जी लौटूंगा आपके पास। शशिकांत त्रिवेदी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं, काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शशिकांत जी, मनोज जी ने और आलोक जी ने इस चर्चा को एक अलग तरीके का आयाम दिया है। बीच में चूंकि बड़ा चुनाव आयोग का विषय भी है, तो कल से ये विषय, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसको उठाया है, इसलिए बहुत छन छन कर लोगों तक पहुंचा है। तो कुल मिला के बस छन्नी लग गई, उसमें बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन कम लोगों ने उठाया। आज हम भी उसका एक पार्ट छोटा सा उठा पा रहे हैं, लेकिन वादा करते हैं कल जरूर इस विषय को उठाएंगे, अभी से कह दे रहे हैं। मसला कुल मिलाकर आरक्षण का है। मनोज जी कह रहे हैं कि भाई जब आप बचाओ, आरक्षण देने वाली संस्थाएं नहीं बचेंगी, नौकरियां नहीं बचेगी, सरकारी नौकरियां नहीं बचेगी, तो देते रहो आरक्षण। तो जो पक्ष कह रहा है कि हम आरक्षण की रक्षा करेंगे, तो वो सरकारी नौकरियों की रक्षा क्यों नहीं कर रहा, वो पेंशन की रक्षा क्यों नहीं कर रहा। यही वजह है कि मुझे लगता है कि मौका मिल रहा है विपक्ष को। वो कह रहे हैं भाई हम आपको अग्निवीर पर भी रोक लगा देंगे, सरकारी नौकरियां भी आपके बरकरार रखेंगे, बाबा साहब का जो संविधान और किताब है उसको भी हम गीता वेद पुराण की तरह उसको भी सुरक्षित रखेंगे। तो इसी वजह से क्या नीचे तक ये बात जा रही है और बीजेपी को थोड़ी बहुत चिंता हो रही है क्या, शशिकांत जी? देखिए क्या है, ये थोड़ा सा हमको और डिटेल करना पड़ेगा डिस्कशन। सरकारी नौकरियां खत्म इसलिए हो रही हैं कि आपके पास जीएसटी आने के बाद टैक्स का पैसा नहीं आ रहा। आपका खर्चा 45-55 लाख करोड़ तक टच कर रहा है और कमाई आपको 30-35 लाख करोड़ है। तो जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो आप बाजार से लोन लेते हैं, बाजार से लोन लेते हैं बॉन्ड के थ्रू या दूसरे उससे, वो आपके पास लो रेट पर है, तो वो स्ट्रेस बैंक्स के ऊपर आ रहा है। बैंक्स के पास कैश है मगर लेने वाला कोई नहीं है। तो सरकार एक ऐसे विशेष सर्कल में फंस गई है कि उससे बाहर आ नहीं सकती है। इस पे लंबी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फाइनेंस रिपोर्ट करता रहा हूं तो मुझे उनके फिगर टॉप शीट मिल जाती है, वो कुछ और कहती है, आंकड़ा कुछ और कहता है। तो अब तो हमने आंकड़ों पर विश्वास करना बंद कर दिया है। नंबर 2 बात आती है आरक्षण की। आरक्षण में बहुत मोटी बात है, बहुत ही साधारण सा विषय है, उसे कॉम्प्लिकेट बना दिया गया है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि किसी भी क्लास को, शब्द है क्लास, कोई भी हो, मैं और आप मान लीजिए 2 लोग हैं, वो एक क्लास में डिफाइन हो गए, स्टेट ने डिफाइन कर दिया है, तो उनको आप इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। मतलब उनका अगर कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, प्रमोशन, तो उस पर एक प्रोविजन बना करके दुर्गेश जी को और शशिकांत जी की क्लास को रिजर्वेशन दिया जाएगा। कितना % होगा, दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड। दैट इज आर्टिकल 16 से रिजर्वेशन का मोटा ये है। उसमें कोई बार नहीं है कि मुसलमान नहीं आएगा, कि क्रिश्चियन नहीं आएगा, कि दुर्गेश नहीं आएंगे, कि मनोज मिश्रा नहीं आएंगे, कि शशिकांत नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो कह रहा है जो कोई भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा उसका डेटा देना पड़ेगा आपको, वो डेटा आप दे दीजिए तो आप बिल्कुल रिजर्वेशन दे सकते हैं। और ये 335 जो आर्टिकल है वो छूट देता है राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को, वो ऐसा प्रोविजन कर दे। तो आपको पहले ये तीनों आर्टिकल में बदलाव करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप कहीं बार लगा सकते हैं। ऐसे बार लगेगा नहीं, इतना आसान नहीं है। इस देश में अभी भी सिस्टम काम कर रहा है, सेना है, पुलिस है, पत्रकार है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, सब है। तो ये इतना आसान नहीं है कि उठाया और पेन से काट दिया और लिख दिया कि हाँ ये कल से बंद हो गया, ठीक है ना। तो आरक्षण में आप भाषणों में कुछ भी कह लें, मगर टेक्निकलिटी इतनी खतरनाक है और इतने सारे पेचो खम है कि वो इतना आसान नहीं है कि आप एक दिन में बदल लेंगे उसको। लेकिन उसका सीमा है जो कि अभी तय हो चुकी है। 50% SC ST और OBC है, प्लस 10% अभी बाद में जोड़ा गया इकोनॉमिकली वीकर, तो टोटल 60% है। लेकिन तमिलनाडु में 69% है, उस पर भी रोक नहीं है, क्योंकि 9th शेड्यूल में लिखा हुआ है वो 284 लॉज जो है उनमें आता है, उन पर कोई कोर्ट में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो सकती, मतलब उनको वाद नहीं ला सकते। शशिकांत जी आवाज नहीं आ रही आपकी, चेंज नहीं कर सकते, बहुत मैं आऊंगा शर्मा जी, आऊंगा आपके पास जी। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा प्रश्न है भाषणों का। तो चुनाव है, चुनाव में आपको एक दूसरे पर आरोप लगाने होते हैं, तो क्या लगाएं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आपने सुना है कि नोटबंदी की अच्छाइयां बता रही है, या वो ये बता रही है कि हमने कोरोना एक्चुअली हमने पूरी दुनिया का ठीक कर दिया, क्या वो ये बता रही है कि उसने कोई ऐसा कानून लाई है जिससे सारे राज्यों में इन्वेस्टमेंट आने लगा है।
एक और बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल लेगी। बदल दीजिए आप संविधान, आप दूसरा आदमी, दूसरे देश का आदमी पैसा लगाएगा आपके यहाँ? ऐसा हो सकता है क्या? जो आपके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा ना जब लोग पैसा लगाएंगे। अगर आपने कोई ऐसा संविधान बना दिया जिसमें लेबर लॉज ऐसे स्ट्रिक्ट है कि हाँ आदमी कोई पैसा लगा करके नुकसान देखा तो वो किसी दूसरे देश में चला जाएगा, आपके यहाँ पैसा क्यों लगाएगा? आपने अगर ऐसा कर दिया कि किसी कंपनी की कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी तो क्यों पैसा लगाएगा? तो आप भारत को एक छोटा मोटा पंचायत मत समझिए कि कोई ग्राम पंचायत नहीं। इसके मुताबिक तो त्रिवेदी जी, इसके मुताबिक तो बीजेपी अच्छा काम कर रही भाई, इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रही है, व्यापारियों को बढ़ा रही है, उद्यमियों को बढ़ा रही है। फिर राहुल गांधी काहे चिल्लाते फिर रहे हैं कि अडवाणी को पूरा देश लिख दे रहे हैं? फिर तो अच्छा काम कर रही हो। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ, तो अपनी अच्छी अडानी को माफ कीजिएगा, अडवाणी कह गया मैं, अडानी जी। देखिए मैं तो शुरुआती डिबेट से आपसे कह रहा हूँ कि 2014 में जब भारत कांग्रेस मुक्त हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है कि वो कांग्रेस मुक्त हो गया है भारत, तो फिर कांग्रेस की चिंता करना क्यों है? आगे बढ़िए, आप बताइए, अपनी बातें बताइए ना। ठीक बात आपने ये कर दिया, उससे ये फायदा हो गया है। ठीक है, अब कांग्रेस की भी चिंता करनी है और भारत कांग्रेस मुक्त भी हो गया है, तो ये दो बातें ठीक बात है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं लौटूंगा, मैं खेमचंद शर्मा को ले लेता हूँ सवाल। खेमचंद शर्मा जी, एक तो तत्काल ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत भी है और दिन भर कांग्रेस 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 माला भी जपते हैं आप लोग, और फिर बोलिए। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस की जो सोच है उसको खत्म करके बनेगा। कांग्रेस की सोच है भाई से भाई को लड़ाने की, जाति से जाति को लड़ाने की, धर्म को धर्म से लड़ाने की, इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं। अभी कई विषय उठाए उन्होंने, अभी विषय उठाया कि भाई इलेक्शन कमीशन ने क्यों रिवाइज किया, टेक्नोलॉजी कहाँ गई। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन ने जो काउंटिंग के लिए जितने रिसोर्स डिप्लॉय होते हैं उतने रिसोर्स उन्होंने डिप्लॉय नहीं किए हुए। तो डेटा कलेक्शन में, उसको नॉर्मलाइज करने में, उसको समअप करने में, इधर रिलीज करने में, रिपोर्ट प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। और उन्होंने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ उसको यूटिलाइज किया है। अगर किसी को संदेह तो कोर्ट में चले जाए, उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी। जैसे आपको वो ईवीएम पे मुंह की खानी पड़ी, आपको यहाँ भी मुंह की खानी पड़ेगी। अफवाहें फैला रहे हैं। अगर उनके पास मुद्दे होते तो मुद्दे पे स्टिक होते। आप देखिए पिछले 15-20 दिन में क्या हो रहा है, लगातार एक के बाद एक नई अफवाह फैला रहे हैं। पहले ईवीएम पे इन्होंने अफवाह फैलाई कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं मोदी जी, उसके साथ 400 पार करना चाहते हैं। फिर इन्होंने रिजर्वेशन पे धुआंधार अफवाह फैलाई। फिर इन्होंने आज देखो, आपने दिल्ली में देखा होगा किस तरीके से स्कूल, फिर वैक्सीनेशन पे 3-4 दिन से। अच्छा, स्कूल वाला भी इन्होंने ईमेल भेज दिया, स्कूल वाला ईमेल भी विपक्ष ने भेज दिया। शर्मा जी बताइए। देखिए, मैं कंप्लीट करूं अपनी बात, सचिन करता हूं, तुम करना फिर अपनी बात। देखिए, सचिन शांत रहिए। मुद्दों की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी स्टिक है मुद्दों पे, और भारतीय जनता पार्टी ये साफ कर दिया है कि हम धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं देने देंगे। अब ये बात आती है कि संविधान चेंज कर देंगे। अरे संविधान तो आपने सस्पेंड किया, आपने चेंज किया। 42 जो अमेंडमेंट थी वो सेमी संविधान मानी जाती है, तो उसमें इतनी आपने अमेंडमेंट की, और इवन तो आपने प्रेम्बल भी चेंज कर दिया। प्रेम्बल चेंज करके आपने सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड यूज किए। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम संविधान के जो मूल भाव है, जो मूल उसका स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करेंगे। उसमें परिवर्तन तो सभी करते आए, शायद हम भी करेंगे, हमने भी किया है। हमने अभी महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है तो किया है, 370 हटाया तो किया, हम वो करते रहेंगे। लेकिन हमने कब कहा कि हम उसका जो बेस स्ट्रक्चर है उसको चेंज करेंगे? आपने किया, आपने उसको सस्पेंड किया। आपकी नीयत खराब है, आपकी नीति खराब है, और उसका आरोप हम पे लगाते हो। ठीक है शर्मा जी, इस बात की आपको पसंद ठीक है शर्मा जी, और ना ही करेंगे। मोदी जी को 400 पार कराएंगे, क्यों? मोदी जी को ताकत मिलती है तो वो देश को आगे बढ़ाते हैं, गरीबों को एम्पावर करते हैं, महिलाओं को एम्पावर करते हैं, युवाओं को एम्पावर करते हैं, किसानों को एम्पावर करते हैं। जब कांग्रेस को ताकत मिलती है तो देश को बांटते हैं, परिवार को एम्पावर करते हैं। परिवार की वो जिस तरीके से डिक्टेटरशिप श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चलाई, जिस तरीके से गांधी परिवार लगातार एक ही परिवार डोमिनेटेड तरीके से पॉलिटिक्स में छाया रहा, तो ये परिवार को समृद्ध करते हैं। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 140। ठीक है शर्मा जी, ओके, थैंक यू। अब रुख, चूंकि कांग्रेस के नेता जा चुके हैं डिबेट से, तो इसलिए चर्चा जो ये सवाल बनता है सचिन सरोहा से बनता है, विपक्ष में है, उनके गठबंधन में है। सचिन सरोहा ये कहते हैं कि भाई आप लोग परिवारों का पोषण करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, और आप लोग अफवाह फैलाते हैं, कभी ईवीएम को, कभी कम मतदान को लेकर, कभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। एक छोटा सा जवाब, फिर चूंकि मेरा जो कार्यक्रम का अगला विषय है वैक्सीन, उस पर भी मुझे सवाल पूछने हैं, इसलिए बहुत छोटा सा जवाब चाहिए मुझे। सचिन सरोहा जानता है कि अफवाह फैलाने में माहिर कौन लोग, पूरा देश जानता है कि यहाँ भाई को भाई से
लड़ाने का काम कौन करता है? इस देश के भाईचारे को तोड़ने का काम कौन करता है? पूरा देश। आज दिवस है, मैं चैनल के माध्यम से पहले तो सभी श्रमिक भाइयों को श्रमिक दिवस की बधाई देता हूं। और लेबर डिपार्टमेंट से एक आंकड़ा जारी हुआ है कि भारत में 83% लोग बेरोजगार हैं। ये उपलब्धि है इनकी। ये 10 सालों की सरकार में कोई एक काम ये अपना बता दें, इन लोगों ने कोई एक विशेष काम किया हो जो इनकी उपलब्धि है, जिसपे ये वोट मांगने का काम करते हो। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा इनके यहाँ है और इन प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देके भेजा जाता है झूठ की, और इनके पास कोई तथ्य किसी बात के नहीं है। अभी जैसे बताया गया कि 11 दिन के बाद भी निर्वाचन आयोग के पास आंकड़े नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड फेज में जो मतदान हुआ कितने % हुआ। आखिर पूरी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं? नहीं, कोई बफरिंग वफरिंग हो रही थी, कर्मचारी कम लगाए थे भाई। बहुत सीरियस मत लो, दिल पर मत लो भाई, दिल पर मत लो, ये सब चलता रहता है। इस देश की जनता बखूबी समझ रही है चौहान साहब, और वो जवाब दे रही है। ठीक है। मेरा दूसरा बड़ा अहम सवाल है, इस चर्चा का जो दूसरा सवाल है वो बहुत अहम है। आलोक भदौरिया जी से फिर मैं शुरू करूंगा। भदौरिया जी, वैक्सीन को लेकर जो विदेश की एक अदालत में जो कंपनी है कोविशील्ड बनाने वाली, जो उसकी मूल कंपनी है, उस कंपनी ने जो कहा कि भाई थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इस तरह के मामले, लेकिन वो कह रहा बहुत रेयर हैं। और मनोज मिश्रा जी खुद भी डरे हुए हैं और हमें भी डरा दिया उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैं ट्रैवल करता था और जब वो सर्टिफिकेट में पता नहीं किसकी किसकी फोटो लगी थी, और वो सवाल भी उठा रहे हैं वो कि भैया क्या वो जिन सज्जन की फोटो लगी थी आज वो जिम्मेदारी लेंगे कि भाई जो हार्ट अटैक में इस देश में मर गए हैं लोग, उसकी जिम्मेदारी क्या कोई लेगा, कोई दल लेगा, या जिसकी फोटो लगी है वो लेगा क्या? ये एक तरीके से दिख नहीं रहा हम सबको, लेकिन एक तहलका मचा हुआ है। और अखिलेश यादव आज कह रहे थे कि भाई जब जब सर्टिफिकेट उठाओगे तो डरोगे और याद करोगे। अब वो कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट जब सामने उठाओगे तो लगेगा कि तुम्हें किसे वोट देना है, क्या जिनकी फोटो लगी उसको वोट देना है कि नहीं। अखिलेश यादव आज मैनपुरी लोकसभा में जसवंत नगर में सभा में बोल रहे थे। तो ये कितना सीरियस इशू है? यह विपक्ष बेवजह वैक्सीन वाली जो वार है उसको बीजेपी पर मढ़ रही है, तोहमत मढ़ रही है। ये तो भाई मेडिकल है, तमाम लोगों ने कह दिया कि बहुत कम रेयर इस तरह की घटनाएं होती। आप किस तरह देखते हैं इसको भदौरिया जी? देखिए, कुछ है तो आप ये मान करके चलिए कि उसमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता किसी भी आविष्कार में, किसी भी खोज में। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जो साइड इफेक्ट होता है उसकी सूचना आपको देनी चाहिए। उसके बाद जिस व्यक्ति को ये वैक्सीन लेनी है वो खुद फैसला करे कि इतने साइड इफेक्ट के बाद में वो वैक्सीन। क्या बात कर रहे हैं आलोक जी? उस वक्त अगर ये बात कह दी जाती तो कोई नहीं लगवाता। मुझे नहीं लगता कि 30% भी लोग लगवाते, पूरा मिशन ही खराब हो जाता। आलोक जी क्या बात कर रहे हैं आप जी? नहीं मानता कि नेशन खराब हो जाता, क्योंकि हमारे यहाँ देश में जिस तरीके की आबादी है, जो डेंसिटी जो पर स्क्वायर मीटर के जो निकल करके आती है वो भारत में ज्यादा है, और स्पेशली अगर वो शहरी इलाके में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। और अगर आप कोरोना का अगर आप असर पे भी अगर स्टडी करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा आंकड़ों में कि मौतों की संख्या सबसे ज्यादा शहरों में हुई थी। तो शहरों में तो एक अपने आप ही समझिए कि एक इन्फेक्शन और इम्यूनिटी तो डेवलप हो रही थी। तो इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि लोग नहीं लगवाते। मैं बिल्कुल नहीं मानता। लोगों में अपने आप इम्यूनिटी डेवलप हो रही थी, और जो क्राउड वाली जो बात आ रही थी वो बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक तौर पर सही थी, जो पूरे देश में दुनिया में सब जगह बात सामने आई थी। पहले दूसरी बात ये कि जानकारी देनी चाहिए। और तीसरा जो हमारे आपके जो पैनलिस्ट ने कहा, मैं तो लाजवाब हो गया उनके तर्क से। उस बारे में बड़ी छोटी सी है कि एक बार विज्ञापन के समय में ये बात आ रही थी कि जो भाई ब्रांड को एंडोर्स करते हैं उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये बात तो अपने देश में भी हो रही है इस पर कि भाई जो अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, या जो भी है, गुटखा से लेकर जो भी अपने विज्ञापन करते हैं तो वो अपने सोच समझ के करें, और उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर बनती है। विज्ञापन जगत में ये बहस चल चुकी है अच्छे से। तो ये तो एक लाइटर नोट में है कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि इसके बावजूद देखिए कोई भी होगी, नुकसान होता है, साइड इफेक्ट होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन डाटा की ट्रांसपेरेंसी भारत में ये सबसे बड़ा मुद्दा है।
वो जो क्या जो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए जो भी इसमें वैक्सीन को लेके हुई थी सबको इमरजेंसी अप्रूवल दी गई थी। तो जब इमरजेंसी अप्रूवल के बाद में तो फाइनल फिगर क्यों नहीं आए, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो फाइनल फिगर आने चाहिए। क्या 2019 या 20 के बाद में क्या खोज बंद हो गई? क्या उसमें कोई अगला चरण नहीं आया? तो वो आना चाहिए। गाने आपका आ रहे हैं, ये गाना कहीं से आ रहा है। ये बंद कर लीजिए भाई, बाकी साथी अपना माइक बंद करें। मुझे लगता है संगीत चल रहा है किसी साथी के यहाँ। गाने बज रहे हैं बहुत तेज। संगीत का आनंद बाद में लीजिएगा, पहले चर्चा हो जाए। हाँ, मेरे ख्याल से बाकी लोग म्यूट कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, यही होता ही है, लेकिन पता नहीं क्या। जी बोलिए। लेकिन बंद ही नहीं हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो महत्वपूर्ण यह है कि आपको बताया जाना चाहिए, जागरूक किया जाना चाहिए। और मेडिकल में एक ऐसा होता है द्विवेदी, आप तो क्राइम के बहुत दिग्गज हैं, अगर आपने तो अस्पतालों में भी बहुत खाक छानी है, बहुत नियंत्रण किया है, देखा है। अगर कोई ऑपरेशन भी होता है तो उससे पहले भी वो डॉक्टर उसको उसमें एक कॉलम होता है कि पेशेंट को बताया गया है, पेशेंट को बताया गया है, पेशेंट को जानकारी दी गई है। तो ये है मेडिकल खोज की बुनियाद। इस बुनियाद का पालन नहीं किया गया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर दूसरी बात, जो चंदा आया ना, वो चंदा भी गले से नहीं उतरा इस सब घटनाओं के आने के बाद। हाँ, मुझे लगता है विपक्ष को सबसे ज्यादा एतराज है चंदे पर एतराज है। खेमचंद जी बोल लीजिए, खेमचंद जी बोल लीजिए, बोल लीजिए, फिर मैं शशिकांत जी के पास जाऊंगा। मेरे पास अब वक्त केवल 2 मिनट का है। खेमचंद जी 20 सेकंड। बोलने से पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। खेमचंद जी हाँ बोलिए। काम किया है, ये बात सही है, आपने सुन लीजिए, रिस्पॉन्स सुन लीजिए। उस समय महामारी थी, और महामारी के समय में कोई दवाई, वैक्सीन का मतलब है कि भाई आपको इमरजेंसी एक अल्टरनेटिव चाहिए था जिससे मौत बच सके, और हम सब जानते हैं। और ये डिटेल डेटा बार बार शो किया गया है, दिखाया गया है कि वैक्सीन से पहले कितनी मौतें हुई और वैक्सीन के बाद जो परसेंटेज किस तरीके से गिरी। और आप कह रहे हैं कि स्वतः ही लोगों में इम्यूनिटी हो रही थी, इसका मतलब वैक्सीन लगानी नहीं थी। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उन्होंने वैक्सीन लगाई, गलत किया। हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट है, हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सब बेवकूफ हैं। कैसी बातें करते हैं आप? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्यों अफवाह फैलाने का काम करते हैं? आप तो राहुल गांधी वाला काम कर रहे हैं। राहुल गांधी उस समय लोगों को इंकरेज कर रहे थे आप वैक्सीन ना लगाएं, और हमारी वैक्सीन भी अभी जो डेटा भी रिलीज हो रहा है 1000। उन्होंने कहा ही नहीं शर्मा जी, ये कहाँ कहा? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई डेटा पर उन्होंने बात की है, ये थोड़ी कहा वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। उन्होंने तो कहा लोगों को लगवाना चाहिए, लगवाते, साइड इफेक्ट के साथ में लगवाते। क्या दिक्कत थी भाई? लोग मर रहे थे, वैक्सीन लगवाएंगे। अभी ये लगवाए, और लगवाने के बाद उसके फायदे हैं, फायदे उसके बहुत। वो किसी को दिक्कत नहीं, लगवाने से किसी को दिक्कत नहीं। दरअसल विपक्ष को दिक्कत है चंदे से, फोटो से, उससे दिक्कत है। जो फोटो लगी थी उससे दिक्कत है विपक्ष को, और कुछ नहीं है। अगर आप कभी भी जिंदगी में गए हैं तो आपने ये सुना होगा, वहां पर कॉलम भरवाया जाता है, आप अपनी मर्जी से, आप अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हो, उसमें भरवाया गया है, सब कुछ बताया गया, हर एक मरीज को बताया गया ये वैक्सीन है, और वैक्सीन है। भदौरिया जी ने खुद लगवाई है। शर्मा जी कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं? इन्होंने खुद लगवाई है, हमने खुद लगवाई। मनोज मिश्रा खुद सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं। शशिकांत जी के पास जा रहा हूं मैं। शशिकांत जी, मेरे पास वक्त नहीं है। भदौरिया जी माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। शर्मा जी आपको भी। शशिकांत जी प्लीज। सबको बताया गया, सबको डॉक्टर एंगेज कर रहे ठीक थे, है, सबको डॉक्टर साइन भी करा रहे थे। ठीक और है, आपने वैक्सीन यदि लगवाई है तो आपको ही बताया गया होगा ये वैक्सीन है, ये दवाई नहीं, मेडिसिन नहीं है। और वैक्सीन क्या करेगी? आपको इम्यून करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी, और लोगों को लाखों लोगों। ठीक है, ये तो सबको पता है शर्मा जी। इस पर कोई बहुत हमको आपको बहुत सारी चीजें बता जा चुकी हैं। शशिकांत जी, ये वैक्सीनेशन वाले मसले को कैसे आप देखते हैं? जरा बहुत संक्षिप्त में बताइएगा, मेरे पास अब केवल 20 सेकंड और है। जी अनम्यूट कर लिए शशिकांत जी। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी से, बहुत जल्दी से प्लीज। हाँ देखिए, क्या है कि मान लीजिए एक नरम सा पाइप है और उसके अंदर मान लीजिए बहुत तेजी से रेत बह रही है। वो नरम पाइप को छील लेगी अंदर से, और उस नरम पाइप को आप आर्टरी मान लीजिए, तो वो उसमें आर्टरी में घाव हो जाएंगे। उस घाव को भरने के लिए लिवर से प्रोटीन निकलता है जो उसको वहां पर थक्का बना देता है। ये प्रक्रिया में ये शुगर मान लीजिए, रेत को आप शुगर मान लीजिए, तो जो शुगर का जो मरीज होता है उसकी रेत जब ज्यादा बढ़ जाती है शुगर, तो ऐसे घाव हो जाते हैं अंदर, उनके थक्के बनते हैं, जिसके कारण वो थक्के इतने ज्यादा बनते हैं कि फिर उसको
खून का बहाव कम हो जाता है और उसको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ जाता है। तो ये काम में सालों लग जाते हैं, इस प्रक्रिया में महीनों से लेकर के सालों लग जाते हैं, वो शुगर का इलाज ही ना करे। वैक्सीन ने ये किया, जो नई फाइंडिंग आई है वो 2 दिन से लेकर के 6 महीने में ये काम कर दिया है, अपनी तरफ से बना दिया है। और वो थक्कों की जो लंबाई है, कल मैं डिस्कशन कर रहा था, कुछ फॉरेन डॉक्टर्स के साथ बैठा हुआ, उनकी बातचीत सुन रहा था, वो 6 इंच से लेकर के 2-2 फीट के थक्के हैं, 2-2 फीट के, मतलब पैरों में पाए गए, और उनका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। तो मुझे बहुत तकलीफ है सुनकर के कि जिन लोगों की डेथ हुई है, जिनको ये पता नहीं था कि इससे ये होगा, अब उसमें कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, किसने क्या किया है, ये डिबेट का विषय है और ये अलग मुद्दा है। लेकिन वैक्सीन वाकई, जैसे जर्मनी में मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका कहना है हम वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाएंगे क्योंकि इसमें एडजुवेंट जो होता है उसमें एल्यूमिनियम होता है, और एल्यूमिनियम एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर में नहीं पाया जाता, और हम इसे बिल्कुल नहीं लगवाएं। जर्मन के लोगों ने एकदम वहां की सरकार को आउटराइटली मना कर दिया कि बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई क्योंकि उसके बिना वो लगती नहीं, एल्यूमिनियम एडजुवेंट, वो बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है एल्यूमिनियम जो उसमें रहता है। तो क्या है कि वैक्सीन को लेकर के जो हमारे यहाँ लोग बस शिक्षित नहीं है, शिक्षित भी हैं तो केयर नहीं करते, अपने जान की परवाह नहीं करते। बहुत सारे लोग, मेरे कई मित्रों को आगाह किया फेसबुक पोस्ट के जरिए कि यार देखो अभी रुक जाओ, दौड़ के मत जाओ, क्योंकि वैक्सीन से इन्फेक्शन नहीं हुआ। लोग इकट्ठे ग्रुप में हो गए, अस्पतालों में जाकर खड़े हो गए, उनको मालूम नहीं था वहां विरुलिटी कितनी ज्यादा है, कितने ज्यादा वायरस फैले हुए हैं, कौन इम्यून है, कौन का सिस्टम, कुछ नहीं पता था किसी को। गए हैं, सुबह वैक्सीन लगी, शाम को मर गए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन लगाने से मर गए। वो क्या है, इतने ज्यादा उन्होंने अपना वायरल लोड ले लिया कि उसका इम्यून सिस्टम उनका काम नहीं कर पाया, उनको अटैक आया, उनको लंग्स में इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत बुरा दुखद सीन था। अब कौन जिम्मेदार कौन नहीं है, ठीक है, ये आगे क्या तय होगा, वी डोंट नो अबाउट इट। एक मैं आपसे जरा शर्मा जी से मुझे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लीजिए। हम लोग सर चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, हम लोग पत्रकार लोग हैं, हम अफवाह नहीं फैलाते हैं, वरना ये विषय जो दुर्गेश जी ने उठाया ये अफवाह मान लीजिए। अब आपसे विनम्र निवेदन है, क्षमा मांगता हूँ मैं आपसे। हम लोग कोई भी, हमारे पत्रकार लोग ये अफवाह जैसी बात नहीं करते, हम अपने विचार रखने का मतलब अधिकार है, तो हम अपने विचार रखते हैं। अब आप कहें शशिकांत जी इसके लिए तैयार हो जाइए। हम लोग पिछले बहुत दिनों से तैयार हैं इस बात को लेकर कि आप जिसके मन की बात करेंगे वो आपकी तारीफ करेगा, बाकी दूसरा सर्टिफिकेट देगा। इसमें कोई दल पीछे नहीं है सर्टिफिकेट देने में। अब हम लोग उसको ऐसे माथे पे ऐसे चपका के चलेंगे इन लोगों का सर्टिफिकेट, उसकी आप फिक्र मत करिए। अंतिम टिप्पणी के लिए मनोज मिश्रा के पास जा रहा हूं। मनोज मिश्रा, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। बोलिए मनोज जी। सवाल, अब आपका सवाल है कोई दुर्गेश भाई? मैं कह रहा हूं अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की, जो वैक्सीन वाला था उस विषय पर। जी देखिए दरअसल क्या है कि बड़ी अजीब सी बात हो गई, और बिल्कुल दुर्गेश भाई मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप अगर उनके फेवर की बात करिए बड़ी अच्छी बात है, नहीं वो किसी के साथ को बायस कर देते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कोर्ट में उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कोई ऐसी बात करती तो उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, इस पर किसी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। और कोर्ट में जो उसने सबमिट किया उसने ये कहा कि हाँ इससे ब्लड में थक्के बनते हैं, कितने बनते नहीं बनते ये जांच के विषय बात की बात देखा जाएगा और चीजें होंगी नहीं होंगी। लेकिन मैंडेट था, मैं दुर्गेश भाई इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप इस बात को जानते हैं कि पहले कोविड के पहले तुरंत बाद अगस्त में बिहार का चुनाव था और लगातार मैं फ्रिक्वेंटली फ्लाई कर रहा था। मैं कम से कम 10 एफिडेविट दे चुका हूँ उन कंपनियों को, चाहे इंडिगो हो, जो बहुत सारी फ्लाइट कंपनियां हैं, और सबमिटेड है। वो अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं होता तो मुझसे एफिडेविट लेते थे। मेरा ये कहना है कि अगर इसके साइड इफेक्ट से किसी की भी जान जाती है तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने 100% भरोसा इस बात पे किया था कि कोविड जैसे महामारी से बचाव हमको एक कोविशील्ड करने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद शर्मा जी, मनोज मिश्रा जी, तमजीद अहमद चौधरी, सचिन सरोहा, शशिकांत त्रिवेदी और आलोक बद्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो बहुत मोहब्बत से, प्यार से हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, हमारी बात को सुनते हैं। बहुत आभार उनका। सवाल ये है कि जिस चीज़ पर हम बहुत भरोसा करें, मैं किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने वाला कोई व्यक्ति होता नहीं हूँ, लेकिन ये काम कोर्ट का है। कोर्ट ने, जो विदेश में का कोर्ट है, विदेश की एक अदालत ने ये बात कही है। और अभी शशिकांत त्रिवेदी कह रहे थे कि 2-2 फीट के थक्के जम गए। ये बात जब वैक्सीन का शुरुआती प्रयोग चल रहे थे भारत में भी और विदेशों में, तब भी इस तरह की बातें आ रही थी, लोग कह रहे थे। और ऐसा नहीं है, एक ठीक ठाक तादाद है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। तो
वैक्सीन पर सवाल नहीं, क्योंकि वो जीने मरने का वक्त था, लेकिन कम से कम जो मुद्दे उठे हैं या जो कोर्ट के सामने वो बातें कहीं, उस पर भी सवाल उठने चाहिए, बात होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए। और देश में चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे वैक्सीन का सवाल हो, चाहे चुनाव आयोग का सवाल हो, अगर सवाल उठते हैं तो ये सारे लोगों को, सारी संस्थाओं को, सारे जिम्मेदार लोगों को देश को जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।